में डाल दिया और उनमें से आज भी सैकड़ों की तादाद में जेलों में बंद है। तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बन चुका है। वहाँ पहले तो कश्मीर में जो होता था तो वो कह रहे थे कि हम इंडिया को कश्मीर में जो है इंडियनाइजेशन ऑफ कश्मीर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब मुझे लगता है पूरे मुल्क का कश्मीराइजेशन हो रहा है। जो जर्नलिस्ट बात करता है उसको जेल में डाल देते हैं, जो इनके सामने खड़ा होता है उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का छापा पड़ता है, एनआईए का छापा पड़ता है। हमारे कश्मीर में तो रोज़ ऐसा ही होता है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी ने सबको इकट्ठा लाया, इकट्ठा किया। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम किया उन्होंने, जिसके लिए मैं उनको बार बार जो है कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। लालू जी भी थे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मुल्क के हालात, अगर इस मुल्क को बचाना है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अब देखिए, अभी हमारे जो किसान मर गए या मार दिए गए, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, वो तो मुसलमान नहीं थे, वो तो हिंदू थे। तो उस वक्त कौन सा लिहाज किया? आज जो हमारी बच्चियाँ, जो पहलवान बच्चियाँ इतने दिनों से दर दर हो रही हैं जंतर मंतर और दिल्ली में, जिसने उनके साथ ज्यादती की है, वो घूम रहा है, सर उठा के घूम रहा है। वो बच्चियाँ तो मुसलमान नहीं हैं, वो तो बिल्किस बानो नहीं है, पर उनके साथ क्या हो रहा है? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम सब लोग इकट्ठे होके मुल्क के लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे कि आने वाले वक्त क्या होने वाला है, ये तो खाली अमेरिका में तो हिंदुस्तान नहीं बसता, हिंदुस्तान तो यहाँ बसता है, जहाँ आपके पास लोगों को, जब से ये सरकार बनी है, गरीबी और ज़्यादा आ गई है। लोगों को अगर फ्री राशन ना मिले तो खुदा ना खास्ता भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास नौकरी कमाने का साधन नहीं है। बेरोज़गारी में विश्व गुरु बन गए हम, इंटरनेट शटडाउन में विश्व गुरु बन गए हैं, महंगाई में विश्व गुरु बन गए हैं, एक दूसरे को नोच खाने में विश्व गुरु बन गए हैं। तो ये सब तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक अपोजिशन इकट्ठा नहीं होगा। और मुझे खुशी है पटना एक ऐसी जगह बनी जहाँ पहली बार इतनी अपोजिशन की पार्टी इकट्ठे हुई और उन्होंने बात की और उन्होंने ये अहद किया कि हम इकट्ठे होंगे। अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क की जो वहदत है, इस मुल्क की जो इंटेग्रिटी है, अगर गांधी के मुल्क को बचाना है, अगर नेहरू के मुल्क को बचाना है, तो उसकी शुरुआत जो है, जो शुरुआत उन्होंने जम्मू कश्मीर में की, आइडिया ऑफ इंडिया को दफन करने की, उस शुरुआत को पटना से हमने शुरू किया कि फिर से ज़िंदा करना है। और इस मुल्क को बचाने के लिए जितने भी लोग आए थे, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उसको मलियामेट किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके कि प्रेसिडेंट तब तक उसको हाथ नहीं लगा सकता है जब तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको रिकमेंड ना करे। तो हमारे पास कहाँ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वो तो 50s में ही ख़त्म हो गई। तो इलीगली इन्होंने सारा काम किया है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि यहाँ जो हमारी पटना में मीटिंग हुई, मैं उसको बहुत ही ऑस्पिशियस समझती हूँ, उसको खुशकिस्मत समझती हूँ, अच्छा शुरुआत हुई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जो हमारी मीटिंग होगी उसमें बाकी निटी-ग्रिटीज़ भी जो है तय हो जाएंगी और नीतीश कुमार जी इसमें भी आगे चल के इससे भी बढ़ चढ़ कर रोल अदा करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड। अजय माकन ने रखा है, जब 370 हटाया गया था तो केजरीवाल ने उसे अच्छा कदम बताया था, और इसी यही वजह है कि केजरीवाल के साथ खड़े होने में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बाकी पार्टियां मन ही मन हिचक रही हैं, क्योंकि वो थाली के बैगन की तरह इधर से उधर होते रहते हैं। देखिए, केजरीवाल जी से हमने वो शिकायत गिला ज़रूर किया कि जब हम पे बीती तो आपने तो उस वक्त उसका सपोर्ट किया और आज आप उसी जगह खड़े हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो ही हमको साथ लाता है। हमारे आपस में बहुत मतभेद हो सकते हैं, जैसे आपने देखा उद्धव ठाकरे साहब और हम एक साथ बैठे थे, जबकि हमारी आपस में जो बहुत डिफरेंसेस है, मेजॉरिटी डिफरेंसेस है आइडियोलॉजीज़ में, सोच में, बाकी चीज़ों में। मगर दिस इज़ द आइडिया ऑफ इंडिया कि आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे बचाएं, गांधी के हिंदुस्तान को कैसे बचाएं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको हमको राइट देता है बात करने का, जिंदा रहने का, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाएं। क्योंकि अगर आज हम इकट्ठे नहीं हुए तो कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और मुल्क नहीं रहेगा। क्योंकि जो मुल्क, मैंने कहा कि जब हमारे वज़ीर आज़म बाहर चले जाते हैं तो जहां उनको इतना स्वागत होता है तो वो उनके लिए नहीं होता है, वो उस मुल्क के लिए होता है, गांधी के मुल्क के लिए होता है, जिसको वहाँ वो हार पहनाते हैं और वापसी पे आके वो जो उनकी कोई मेंबर पार्लियामेंट है तो वो गोडसे जी की पूजा करती है।
लेकिन जिस तरह से आपने एक सवाल पूछा, एक सवाल आपने ऑलरेडी पूछ लिया। प्लीज ऑपोजिशन का जो फेस है वो कौन होगा, क्या उस पर बात नहीं, वो जरूरी है क्या? वो क्या जरूरत है जब अपोजिशन, इतनी बड़ी अपोजिशन जिसने मोर देन 60% वोट लिया है अलग अलग करके, जब वो इकट्ठे हो जाती है तो कोई भी लीडर बन सकता है। नरेंद्र मोदी के सामने कोई फेस होगा ना? एक नहीं, कई फेसेस हैं आपके सामने, कई फेसेस हैं, और फेसेस जो है वो लोग चुनते हैं। जब कल को लोग अपोजिशन को अगर इकट्ठे हो जाते हैं, 60% से ज्यादा वोट है अपोजिशन का, तो कौन सी बड़ी बात है, फेस तो खुद ही बन जाता है। अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मोदी जी से बात करता भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है उसको लेकर। आप क्या सोचती है? नहीं, मैं तो कह रही हूँ ये गांधी का मुल्क है। जो हमारी इज्जत होती है बाहर के मुल्कों में वो इसलिए होती है, हम एक सॉफ्ट पावर है जिसको नेहरू ने बनाया, गांधी ने बनाया, अम्बेडकर ने बनाया। तो आज अगर हमारे मुल्क के अंदर जो एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा हो, लिंच किया जाता हो, मकाने दुकानों से निकाला जाता हो, और बड़े बड़े लीडर जो हैं बीजेपी के बड़े बड़े मंच से मुसलमानों को धमकियां देते हैं इनका बाइकआउट करो, उसका मैसेज तो गांधी के मुल्क से बाहर अच्छा नहीं जाता है। लोग तो बातें करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपको लगता है कि भारत के मुसलमान आज खतरे में हैं?